नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। नेशनल हेराल्ड मामले में अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को ईडी ने जारी किया समन, पूछताछ के लिए बुलाया। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष को भी जारी किया जा चुका है समन। मोहन भागवत के मस्जिद और मदरसे जाने पर दिग्विजय सिंह का तंज, कहा हाथी के दांत हैं। अगर संघ की विचारधारा में हुआ है बदलाव तो अखलाक और बिल्किस को दिलवाएं न्याय। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने फिर किया दावा, बंगाल में कभी भी हो सकता है खेला। टीएमसी के 21 विधायक संपर्क में। देश भर में 1 अक्टूबर से शुरू होगी 5G सेवा, पीएम मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में करेंगे लॉन्च। तो ये थी सुर्खियां और अब बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जो जुड़ी है एक ऐसी घटना से जिसने सभी के दिल को दहला दिया। उत्तराखंड में आज उस वक्त अचानक हलचल मच गई जब 5 दिन से गायब एक लड़की का शव बरामद हुआ, जिसके बाद धामी सरकार के खिलाफ जनता और विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा। इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है, तो पहले दिन किसने नामांकन को लेकर दिखाई दिलचस्पी, ये भी जानेंगे। इसके साथ ही बात होगी बिल्किस बानो मामले में गुजरात सरकार की लापरवाही की और राजद सुप्रीमो ने कैसे अमित शाह की सलाह पर दिया करारा जवाब, इस पर भी करेंगे बात। साथ ही जानेंगे कि हरियाणा सरकार के खिलाफ क्यों फूटा किसानों का गुस्सा। इन तमाम खबरों के अलावा और भी दूसरी खबरों पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। तो दोस्तों, उत्तराखंड में हुई दिल दहला देने वाली घटना ने राज्य का सियासी पारा गरमा दिया है और उस घटना के बाद उत्तराखंड की धामी सरकार विपक्ष और जनता के निशाने पर आ गई है, जिसकी एक वजह मुख्य आरोपी का बीजेपी कनेक्शन भी माना जा रहा है। मुख्य आरोपी बीजेपी नेता और दर्जा प्राप्त मंत्री विनोद आर्या का बेटा है, जिसके चलते बीजेपी सरकार बुरी तरह घिर गई। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार विपक्ष और जनता के निशाने पर आ गई है और अब महिला सुरक्षा को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में 19 साल की युवती की जान जाने के मामले ने सनसनी फैला दी और अब राज्य का सियासी पारा गर्मा गया है। इस पूरे मामले में जब भारतीय जनता पार्टी घिरी तो उसने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी पुलकित के पिता और बीजेपी नेता विनोद आर्य और उसके भाई को पार्टी से सस्पेंड कर दिया, क्योंकि विपक्ष का आरोप था कि धामी सरकार इसलिए मामले में तेजी नहीं दिखा रही है क्योंकि आरोपी का बीजेपी से कनेक्शन है। वहीं आरोपी के बीजेपी से तार जुड़े होने की खबर सामने आने के बाद जनता का गुस्सा बीजेपी पर फूट पड़ा और लोगों ने बीजेपी एमएलए रेणु विष्ट की कार क्षतिग्रस्त कर दी। लोगों में इतना गुस्सा है कि नाराज लोगों ने पुलकित आर्या के रिजॉर्ट को भी नुकसान पहुंचाया। मामले को हाथ से निकलता देख धामी सरकार ने सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं और अब पुलिस ने आरोपी पुलकित समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर उसके रिजॉर्ट पर बुलडोजर भी चलाया गया है। वहीं मामले में अब विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है और महिला सुरक्षा को लेकर आवाज उठा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, मुरादाबाद और उत्तराखंड में युवतियों के साथ जो घटनाएं हुई हैं उसने सबका दिल दहला दिया है। भारत जोड़ो यात्रा में मैं कई प्रतिभाशाली बच्चियों और युवतियों से मिल रहा हूं, उन्हें सुन रहा हूं। एक बात साफ है, हमारा भारत तभी आगे बढ़ेगा जब देश की महिलाएं सुरक्षित होंगी। राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी ने भी सरकार को घेरते हुए महिला सुरक्षा का मामला उठाया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, काम करने वाली लड़कियों को सुरक्षा देना और नौकरी की जगहों को सुरक्षित बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकारों को महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी ही होगी। बता दें कि 5 दिन से लापता लड़की को चीला नहर से बरामद करने के बाद उसका पोस्टमार्टम हो गया है। अंकिता भंडारी पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर विधानसभा इलाके के एक प्राइवेट रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। अंकिता बीते 18 से 19 सितंबर से गायब थी। अंकिता पर गलत काम करने का दबाव था। डीजीपी ने बताया कि अंकिता भंडारी पर पुलकित आर्य के भाई अंकित आर्य को स्पेशल सर्विस देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। यानी इस पूरे मामले ने अब धामी सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। अब खुद को घिरता देख बीजेपी ने विनोद और अंकित आर्य को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। यानी इस मामले ने बीजेपी की किरकिरी कर दी है और पार्टी में हलचल पैदा हो गई है। वैसे हलचल तो इस समय देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस में भी मची हुई है, लेकिन उसकी वजह है कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव, जिसके लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कांग्रेस में इस वक्त जबरदस्त हलचल मची हुई है, जिसकी वजह है अध्यक्ष पद का चुनाव, जो आगामी 17 अक्टूबर को होने वाला है और 19 अक्टूबर को साफ हो जाएगा कि किसे मिली कांग्रेस की कमान।
इस पूरी प्रक्रिया के लिए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज से अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब उम्मीदवार 30 सितंबर तक नामांकन भर सकते हैं और नामांकन वापसी की तारीख 8 अक्टूबर रखी गई है। ऐसे में आज नामांकन के पहले दिन वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने अपना पहला कदम बढ़ाया और कांग्रेस सांसद के प्रतिनिधि पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नॉमिनेशन पेपर्स लेने नई दिल्ली आए। खास बात ये रही कि अपने रिक्वेस्ट लेटर में थरूर ने नामांकन पत्र के 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 5 सेट की मांग की, जो इस बात का संकेत है कि थरूर अपने नामांकन के रद्द होने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते और नामांकन पत्र में ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते जिससे वो चुनाव से बाहर हो जाएं। वहीं कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक कोई भी प्रत्याशी स्वयं आकर या अपने अधिकृत प्रतिनिधि को भेजकर नामांकन पत्र मांग सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि नामांकन पत्र को कोई भी उम्मीदवार अपने प्रतिनिधि के जरिए मंगा तो सकता है, लेकिन उसे जमा करने के लिए उसे खुद पहुंचना होता है। कांग्रेस इन चुनावों को पूरी निष्पक्षता के साथ करवा रही है और सभी नियमों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। वहीं इस चुनाव के लिए कई नामों की चर्चा चल रही है, लेकिन मुख्य मुकाबला G23 गुट के नेता शशि थरूर और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बीच माना जा रहा है। बता दें कि गहलोत ने कल यानी शुक्रवार को साफ तौर पर कहा कि वो पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव में उम्मीदवार होंगे। हालांकि उन्होंने नामांकन की तारीख का ऐलान नहीं किया था, लेकिन शशि थरूर की इस चुनाव के लिए दिलचस्पी के बाद साफ है कि मुकाबला कड़ा होने वाला है और अगर चुनाव होता है तो सभी को इंतजार होगा 19 अक्टूबर का और अगर मैदान में सिर्फ एक ही उम्मीदवार हुआ तो तस्वीर 8 अक्टूबर को ही साफ हो जाएगी। हालांकि आज नामांकन के पहले दिन किसी ने भी नामांकन नहीं भरा है। मौजूदा तस्वीर बता रही है कि मुख्य मुकाबला थरूर और गहलोत के बीच ही होने वाला है। हालांकि मुकाबले की पूरी तस्वीर 8 अक्टूबर को साफ हो जाएगी, क्योंकि उस दिन नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। कांग्रेस का दावा है कि चुनाव पारदर्शी तरीके से होंगे। कांग्रेस पारदर्शिता की बात कर रही है, साथ ही बीजेपी पर सवाल भी उठा रही है कि बीजेपी राज में पक्षपात होता है और उसके राज में एक समुदाय को परेशान किया जा रहा है। और अब बिल्किस बानो मामले में ऐसा कुछ हुआ जिसने एक बार फिर विपक्ष के आरोपों को सही साबित कर दिया। आखिर कैसे, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिल्किस बानो के दोषी रिहा होने के बाद खुलेआम घूम रहे हैं और अपनी रिहाई का जश्न मना रहे हैं और साथ ही उनके खिलाफ मुंह खोलने वाले लोगों को धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पीड़िता को पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही है, जबकि पीड़ित बार बार मदद की गुहार लगा रहे हैं, जिससे एक बार फिर गुजरात सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है, क्योंकि उसके फैसले के चलते आज दोषी निडर होकर खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित और मामले में गवाह डर के घर में बैठने को मजबूर हो गए हैं। दरअसल बिल्किस बानो केस के गवाह इम्तियाज घांची का दावा है कि उनको धमकी मिली है। इम्तियाज ने ये आरोप 11 दोषियों में से एक राधेश्याम शाह पर लगाया है, जो 15 अगस्त को रिहा हुए। इम्तियाज के मुताबिक ये मामला 15 सितंबर का है, जिसके बाद उन्होंने 19 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मानवाधिकार कार्यालय, दाहोद डीएम और एसपी को एक एप्लीकेशन भेजी है। इसमें धमकी और जान का खतरा होने की बात कही, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी उनके एप्लीकेशन पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उन्होंने 23 सितंबर को एसपी और डीएम ऑफिस से एप्लीकेशन के बारे में मालूम किया, तो जवाब मिला कि इस तरह का कोई कागज अब तक नहीं मिला है। इम्तियाज ने कहा, 15 सितंबर की शाम में रणधीरपुर से देवघर बारिया जा रहा था। रास्ते में पीपलोद गांव पड़ता है, वहां रेलवे क्रॉसिंग है। तब करीब 8 बजे होंगे। मैं वहां से गुजर रहा था कि राधेश्याम ने मुझे बुलाया। वो अपनी कार में और मैं बाइक से था। मैं डरते डरते उसके पास गया। उसने पूछा, सब ठीक है? मैंने कहा, हाँ सब ठीक है। फिर उसने कहा, तुमने इतना सब किया, हमारा क्या बिगाड़ लिया? हम तो अब बाहर हैं, अब भागने की बारी तुम्हारी है। अब तुम्हारी जान भगा भगा कर लेंगे। पहले तो सरकार ने इतने घिनौने अपराध के दोषियों को रिहा कर दिया और अब पीड़ितों की सुनवाई भी नहीं हो रही है, जो सरकार की लापरवाही का जीता जागता नमूना है। मामले में मुख्य गवाह मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन आरोपियों को रिहा कर दिया गया है। हालांकि इस मामले में गुजरात सरकार बुरी तरह घिरी हुई है और मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन इस बीच आई इस खबर ने भी गुजरात सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या सरकार बिल्किस बानो के दोषियों को संरक्षण दे रही है? मुख्य गवाह मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं की जा रही है। ये सरकार की लापरवाही को दर्शाता है। गुजरात में एक समुदाय को नजरअंदाज कर रही बीजेपी सरकार बिहार में इसी समुदाय को साधने की कोशिश कर रही है और अमित शाह बिहार में सीमांचल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने लालू यादव को नसीहत दी तो लालू ने भी उन्हें करारा जवाब दे डाला। बिहार की सियासत में पिछले कुछ समय से हलचल मची हुई है।
जब से नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल से हाथ मिलाकर बीजेपी को सत्ता से बाहर किया है, नीतीश और राजद बीजेपी की आंख की किरकिरी बन गए हैं, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी सीएम नीतीश पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही, जिसकी वजह बीजेपी के हाथ से बिहार की सत्ता चले जाना और 2024 के लिए नीतीश की तैयारियों को माना जा रहा है, जिससे बीजेपी बेहद डरी हुई है और यही वजह है कि इस समय उसका पूरा फोकस बिहार में खुद को मजबूत करने पर है, जिसके लिए बीजेपी के दिग्गज लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। उसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। दौरे के पहले दिन अमित शाह ने नीतीश और राजद पर जमकर निशाना साधा था, जिसको लेकर आज लालू यादव ने अमित शाह को आड़े हाथों ले लिया है और पलटवार किया है। राजद सुप्रीमो यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, अमित शाह अब रिटायर हो गए हैं, बीजेपी का भी देश भर में सफाया हो रहा है, यही वजह है कि बीजेपी नेता बेतुके बयान देते नजर आ रहे हैं। लालू यादव का पलटवार अमित शाह के उस बयान पर आया जिसमें उन्होंने लालू यादव को नीतीश कुमार से बचने की सलाह दी थी। बता दें कि 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन अमित शाह के बयानों में उनकी खिसियाहट साफ तौर पर नजर आ रही थी। इतना ही नहीं, नीतीश के साथ छोड़ देने से बीजेपी राज्य में कमजोर हो गई है, साथ ही 2024 में नीतीश कुमार बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए बीजेपी के निशाने पर सिर्फ नीतीश कुमार ही बने हुए हैं। ऐसे में अब बीजेपी की ये निशानेबाजी और लालू यादव को अमित शाह की ये सलाह बताती है कि पार्टी लालू नीतीश की जोड़ी से डर गई है। लालू ने कहा, अमित शाह रिटायर हो गए हैं, इसलिए बेतुके बयान दे रहे हैं। अब क्योंकि बिहार में बीजेपी के खिलाफ मजबूत गठबंधन बन चुका है, ऐसे में बीजेपी बिहार पर फोकस कर रही है। वैसे बीजेपी सरकार के खिलाफ माहौल तो हरियाणा में भी खराब हो गया है और वहां एक बार फिर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद सरकार को उनके आगे घुटने टेकने पड़े। आखिर क्या है मामला, आइए देखते हैं। उत्तर भारत में पिछले 4-5 दिन से लगातार बरसात हो रही है। इस बरसात के बीच हरियाणा के किसानों को सड़क पर उतरना पड़ा। किसानों की मांग धान खरीदी को लेकर थी। किसान मांग कर रहे थे कि उनकी धान खरीद की प्रक्रिया सरकार फौरन शुरू करे, क्योंकि बरसात के चलते उनकी फसल खराब हो रही है। जब सरकार ने किसानों की मांग नहीं मानी तो शुक्रवार से किसान सड़क पर उतर आए। उन्होंने कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 पर डेरा डाल दिया, जिसके चलते हाईवे पर दोनों ओर जाम लग गया। किसानों के प्रदर्शन को लेकर रात में ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई का फैसला कर लिया। देर रात तक चली सुनवाई में हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए तुरंत ही मामले के समाधान का निर्देश दिया। कोर्ट ने प्रशासन से कहा कि बल प्रयोग का सहारा अंतिम विकल्प होना चाहिए और वो भी तब जब प्रशासन के पास कोई दूसरा रास्ता ना हो। हाईकोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए सुबह होते होते हरियाणा की खट्टर सरकार को किसानों के साथ समझौता करना पड़ा। इसके बाद किसानों ने नेशनल हाईवे से अपना प्रदर्शन वापस ले लिया। किसानों ने आज पूरे हरियाणा बंद का भी आह्वान किया था, जिसे अब टाल दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने अब कहा है कि अनाज मंडियों से धान को उठा लिया जाएगा, लेकिन आधिकारिक खरीद 1 अक्टूबर से ही शुरू होगी, जिसका ऐलान सरकार ने पहले किया था। अब यह सरकार की परेशानी है कि वो 1 अक्टूबर तक अनाज का स्टॉक कहां करती है। इसके साथ ही जिन 5 जिलों में उपज ज्यादा हुई है, वहां पर भी खरीद की सीमा 6 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ बढ़ा दी गई है। दरअसल किसानों का कहना था कि सरकार धान खरीदी में देरी कर रही है। किसानों को डर था कि उमस और बारिश से उसकी धान की फसल खराब हो जाएगी। अधिकांश किसानों के पास फसल के भंडारण की जगह नहीं है, इसलिए राज्य सरकार को जल्दी ही फसल खरीद शुरू कर देनी चाहिए। किसानों का दावा है कि पहले ही अंबाला, कैथल और दूसरे जिलों में किसानों की सैकड़ों क्विंटल फसल खराब हो गई है। फिलहाल किसान सड़क से हट गए हैं। हाईकोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए सुबह होते होते हरियाणा की खट्टर सरकार को किसानों के साथ समझौता करना पड़ा। किसानों के आंदोलन से हरियाणा की खट्टर सरकार बैकफुट पर आ गई। बैकफुट पर सिर्फ हरियाणा की बीजेपी सरकार नहीं, बल्कि केंद्र की मोदी सरकार भी है और इसकी वजह है 2024 के लिए एकजुट होता विपक्ष। और इस विपक्षी एकता का नमूना कल हरियाणा में होने वाली रैली में दिखने वाला है। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों ने शुरू कर दी है मजबूत गठबंधन की तैयारी। हरियाणा में दिखाई देगी एकजुट विपक्ष की पहली झलक। मौका चौधरी देवीलाल की जयंती का है और इस दिन यानी 25 सितंबर को हरियाणा के फतेहाबाद में विपक्षी दलों का जमावड़ा लगेगा। इंडियन नेशनल लोकदल के चीफ ओम प्रकाश चौटाला ने ये रैली बुलाई है, जिसमें एनडीए से बाहर आने के बाद पहली बार नीतीश कुमार विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मंच साझा करेंगे। उनके साथ लालू यादव भी रैली में पहुंच रहे हैं। नीतीश को लेने के लिए चौटाला हेलीपैड पर खुद जाएंगे। रैली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी देवेगौड़ा, जम्मू कश्मीर के पूर्व
मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल के आने की संभावना है। रैली में भले ही कांग्रेस नेताओं को निमंत्रण नहीं दिया गया हो, लेकिन रैली से लौटने के बाद लालू यादव और नीतीश कुमार सीधे दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए उनके घर पर जाएंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश और लालू पहली बार सोनिया गांधी से मिलेंगे, जिसमें विपक्षी दलों को एकजुट करने की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन देने के साथ इसमें शामिल होने का ऐलान भी कर सकते हैं। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण अपने सहयोगियों को भी दिया है और बिहार की महागठबंधन सरकार में कांग्रेस भी शामिल है। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, विपक्षी एकता को भी मजबूत करती चलेगी। और बुलेटिन के आखिर में बात विपक्ष का हक छीन रही मोदी सरकार की। जनता के हित में फैसले लेने के लिए संसदीय समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों में सत्ता पक्ष के सांसदों के साथ साथ विपक्ष के सदस्य भी अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है वो विपक्ष से हक छीन रही है। इन समितियों में ना के बराबर अब विपक्ष के सदस्य अध्यक्ष हैं। इसे लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर बड़ी मांग की है। पीएम मोदी अक्सर कहते हैं कि सामने मजबूत विपक्ष का होना बेहद जरूरी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की सहमति से ही देश के हित में फैसला लिया जाना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार जो कहती है वो करती नहीं। इसका ताजा उदाहरण संसदीय समितियां हैं, जिसमें सरकार ने विपक्ष के दबदबे को कम कर दिया है। इसे लेकर कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने केंद्र पर संसदीय परंपराओं का अपमान करने और समितियों को मजाक का विषय बनाने का आरोप लगाया। इसी के साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अपील की है कि प्रमुख विपक्षी दल होने के चलते उसे वित्त, गृह, विदेश और रक्षा संबंधी संसदीय समितियों में से कम एक की अध्यक्षता दी जाए। लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बिरला को लिखे पत्र में कहा कि समितियों के संदर्भ में सरकार ने एक तरफा फैसले किए हैं और प्रमुख विपक्षी दल का अपमान किया है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि पिछली लोकसभा में जब कांग्रेस के 44 सदस्य थे तो उस वक्त पार्टी के नेता आनंद शर्मा गृह, वीरप्पा मोइली वित्त और शशि थरूर विदेश संबंधी स्थायी समितियों की अध्यक्षता कर रहे थे। अब लोकसभा में कांग्रेस के 53 सांसद हैं और इन समितियों में से एक की भी अध्यक्षता सरकार उसे नहीं दे रही है। केंद्र पर बरसने के साथ साथ उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से अपील की है कि अगर सरकार सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति की अध्यक्षता हमें नहीं देने को अड़िग है तो एक प्रमुख विपक्षी दल होने के कारण हम चाहते हैं कि वित्त, गृह, विदेश और रक्षा संबंधी संसदीय समितियों में से कम एक की अध्यक्षता हमें दी जाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार विपक्ष को कमजोर बनाने की कोशिश कर रही है और एक तरफा फैसले लेकर जनता पर उन्हें थोप रही है। अब सवाल उठता है कि क्या इसके लिए बीजेपी लोकतंत्र को ही कमजोर बना रही है? तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।